स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों फाइनली यूनियन बजट फॉर 2025-26 ये रिलीज हो चुका है और आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा हो रही थी कि सरकार क्या मिडिल क्लास का ध्यान रखेगी कि नहीं, क्योंकि यहां पर सब्सिडीज तो दे दी जाती हैं गरीब व्यक्तियों को, यहां पर जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनको काफी सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं, बट व्हाट अबाउट मिडिल क्लास। और देखिए यहां पर जो इनकम टैक्स स्लैब है, आई एम श्योर आपने सुना होगा, एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। एक लंबे समय के बाद आप कह सकते हैं कि इनकम टैक्स में जो एग्जेम्पशंस हैं वो लाए गए हैं और आप सुन रहे होंगे कि 12 लाख रुपए तक यहां पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं 12.75 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है सालाना तो कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। पूरा जो फुल एनालिसिस है बजट का वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, सुबह सुबह सबसे पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो नॉर्थ ब्लॉक पहुंचती है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वहां पर पहुंचती है, जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बातचीत करती हैं। और आप देख सकते हो सुबह सुबह की ये फोटो है निर्मला सीतारमण जी की। फिर यहां से जो है वो जाती हैं राष्ट्रपति भवन, लेकिन उसके पहले क्या होता है कि जो पूरा बजट डॉक्यूमेंट है वो पार्लियामेंट पहुंच जाता है। और आप देख सकते हो यहां पर फाइनली जो राष्ट्रपति भवन है पास में ही, वहां पर निर्मला सीतारमण जी ऑफिशियल्स के साथ जाती हैं। और क्योंकि देखिए मैंडेटरी भी हो जाता है कि यहां पर जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनसे आपको अप्रूवल लेना होता है। और आजकल ट्रेडिशन भी हो गया, आपने देखा होगा जब भी यहां पर मुर्मू जी के पास जाती हैं निर्मला सीतारमण जी, तो यहां पर दही चीनी एक प्रकार से शुभ माना जाता है, तो वो खिलाया जाता है। फिर वहां से पार्लियामेंट पहुंचती हैं करीब 10 बजे के आसपास निर्मला सीतारमण जी, और आप देख सकते हो यहां पर पूरा फोटो ऑप्स होता है और फाइनली पार्लियामेंट में उनके द्वारा बजट पेश किया जाता है। देखिए इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो फाउंडेशन बैच है दोस्तों वो आप ले सकते हो। और इसके अंदर सबसे खास बात ये होता है कि आपको एंड टू एंड प्रिपरेशन कराई जाती है, मतलब प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी आपको मिल जाएगा। चाहे मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम हो, इसके अंदर 1-to-1 मेंटरशिप हो। और सबसे खास बात यह है कि अगर आप ये बैच लेते हो और सिर्फ प्रीलिम्स को भी क्रैक कर लेते हैं तो यहां पर पूरा का पूरा फीस भी आपको रिफंड कर दिया जाता है। चाहे 2026 की तैयारी कर रहे हो, 2027 की, ये आप ले सकते हैं। और इसमें हर महीने एक टेस्ट होता है जिसके अंदर कैश रिवॉर्ड भी आप जीत सकते हो। बस आपको करना क्या है, लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में, यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इन बैचेस को ले सकें। और इसके अलावा दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए स्टार्टिंग के पहले यहां पर मैं आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी बताना चाहता हूं बजट से रिलेटेड। हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 266 में लिखा हुआ है कि अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कोई भी पैसा सरकार को निकालना है तो पार्लियामेंट की इजाजत लेनी पड़ती है। जहां तक सवाल है कि बजट जो है, क्या यह शब्द मेंशन है हमारे संविधान में? जी नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 112 से लेकर 117 के बीच में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, यहां पर बजट इतना मायने क्यों रखता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम बात करते हैं ना बजट की, तो आप आम भाषा में भी कहते होगे ना तुम्हारा बजट क्या है। अगर आप कहीं पर जा रहे हो तो तुम्हारा बजट क्या है, हम कहते हैं ऐसा। उसी प्रकार से सरकार इस वित्तीय वर्ष में, ये जो आगे आने वाला वित्तीय वर्ष है, 1 अप्रैल 2025 से लेकर 2026 तक, 31 मार्च तक, यहां पर सरकार का क्या बजट है, सरकार कहां पर कितना खर्च करेगी, इसी की वजह से यह मायने रखता है। और क्योंकि डायरेक्टली लोगों के लाइफ पर इंपैक्ट करता है, इसलिए सभी लोगों का ध्यान इसके ऊपर होता है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि यहां पर कौन जिम्मेदार होता है बजट बनाने के लिए। तो देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है उसके अंदर आता है बजट डिवीजन, जो इस पूरे बजट को तैयार करती है। यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जानना चाहते होंगे लोग कि यहां पर सबसे ज्यादा जो बजट है वो किसके द्वारा अभी तक पेश किया गया। देखिए मोरारजी देसाई ने अभी तक टोटल 10 बजट पेश किए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा उन्होंने जो बजट पेश किए हैं वो टुकड़ों में किए हैं, मतलब कि 5 बजट एक साथ कर दिया, फिर 2 बजट, फिर 1 बजट, इस तरह से लगातार 8 बार बजट पेश करने वाली इकलौते जो पर्सन है, महिला है, निर्मला सीतारमण जी। उन्होंने कंटिन्यूअसली लगातार 8 बार बजट पेश किया है। अभी तक उनका रिकॉर्ड 7 का था, अब वो 3rd हाईएस्ट बन जाएंगी इस नंबर पे। फिर पी चिदम्बरम भी आते हैं, यहां पर 9 बार उन्होंने बजट पेश किया हुआ है। और साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं, सबसे लॉन्गेस्ट बजट अभी तक का ये 1991 वाला ही था, जब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज आया था, एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। इसमें अगर आप वर्ड्स देखोगे, मनमोहन सिंह जी ने 18,000 वर्ड से ज्यादा यूज किया था। फिर इसके अलावा अगर हम टाइम के हिसाब से देखें सबसे लॉन्गेस्ट बजट, तो वो निर्मला सीतारमण जी का ही है। वो 2020 का जो बजट था जब उन्होंने प्रेजेंट किया था, ये सबसे लॉन्गेस्ट था।
तो चलिए अब यहां पर देखते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इस बार के बजट में क्या किया है। ध्यान रखिएगा, जब मैं ये बजट की बात कर रहा हूं तो हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की, मतलब आगे आने वाला जो वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, इसमें सरकार क्या करने वाली है। तो देखिए यहां पर जब निर्मला सीतारमण जी ने अपना बजट का स्पीच स्टार्ट किया तो उन्होंने एक्चुअली यहां पर यह कहा कि सरकार का अभी तक जो एफर्ट रहा है इन चीजों के अंदर उसको हम और बढ़ाएंगे। और वो कौन कौन सी चीजें हैं? ग्रोथ के ऊपर फोकस करना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट लेकर आना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो गया, हाउस होल्ड सेंटीमेंट को और ज्यादा अपलिफ्ट करना, साथ ही साथ यहां पर जो स्पेंडिंग पावर है भारत के मिडिल क्लास की उसको और ज्यादा एनहेंस करना। तो इसी के ऊपर सरकार फोकस करने वाली है। और देखिए यहां पर 4 शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया जो कि फाइनेंस मिनिस्टर के स्पीच में काफी इंपॉर्टेंट रही हैं, और वो है गरीब, यूथ, युवक, साथ ही साथ अन्नदाता, बेसिकली फार्मर्स, और नारी, महिलाएं। तो ये 4 लोगों के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया गया इस पूरे बजट के अंदर। साथ ही साथ उन्होंने एक और चीज बोला निर्मला सीतारमण जी ने कि देखिए ग्लोबली इस समय बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, उसके बावजूद भी यहां पर भारत बाकी डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोथ अचीव कर रहा है। रिसेंटली आपने देखा होगा जीडीपी ग्रोथ में यहां पर गिरावट हुई है। कल इकोनॉमिक सर्वे भी आया था, उसमें रेंज दिया गया कि 6.3% से लेकर 6.7% के बीच में ग्रोथ रह सकती है। मतलब पहले के मुकाबले थोड़ा सा ग्रोथ गिरा है, लेकिन निर्मला सीतारमण जी का कहना है दैट इज बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जिसकी वजह से ये इंपैक्ट आया है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा जो एस्पिरेशन है विकसित भारत का, वो कहीं ना कहीं हमें इंस्पायर करता है कि हम और ज्यादा काम करें और पहले से और तेजी से बढ़कर अपने देश को डेवलप्ड कंट्री की तरफ ले जाएं। और इसीलिए अगले 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सबका विकास के लिए। अच्छा, जब यहां पर बार बार वो विकसित भारत की बात कर रही थी तो उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि आखिरकार ये विकसित भारत के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। तो देखिए उन्होंने ये कुछ 5 चीजें बताई हैं, 5-6 चीजें बताई हैं जो कि विकसित भारत के अंदर आने वाली हैं। सबसे पहला है देश में कोई भी गरीबी ना रहे, जीरो पॉवर्टी रहे, उसको हम विकसित भारत कहेंगे। यहां पर 100% क्वालिटी एजुकेशन मिले स्कूल्स में, उसको हम विकसित भारत कहेंगे। यहां पर जो स्किल्ड लेबर है हमारे देश में वो 100% हो, मतलब एम्प्लॉयमेंट मीनिंगफुल हो, उसको हम विकसित भारत कहेंगे। हाई क्वालिटी हेल्थ केयर, बेसिकली मेडिसिन, ये सारी चीजें लोगों को मिले। 70% महिलाएं भारत की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करें, उसको विकसित भारत कहेंगे। मतलब जो वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उसको बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ जो फार्मर्स हैं वो हमारे देश को और तेजी से बढ़ा सकते हैं, उनको एनहांस किया जाए, उसको हम विकसित भारत कहेंगे। तो ये 6 चीजों को लेकर उन्होंने विकसित भारत कहा है। और साथ ही साथ ये बताया है कि ये 6 डोमेन ऐसे होंगे जहां पर बजट का फोकस होने वाला है। एक है आपका टैक्सेशन, वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। पावर सेक्टर हो गया, अर्बन डेवलपमेंट हो गया, माइनिंग हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, यहां पर बजट का फोकस होने वाला है। और इसको बेसिकली 10 ब्रॉड एरियाज में बांटा गया है, जैसे कि एग्रीकल्चर ग्रोथ कैसे होगी, यहां पर जो बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी है वो कैसे बढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ इंक्लूसिव ग्रोथ का पाथ बजट में बोला गया है। मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जाएगा, एमएसएमईज को सपोर्ट किया जाएगा, जो एम्प्लॉयमेंट लेड डेवलपमेंट है वो सरकार फोकस करेगी। साथ ही साथ जो लोग हैं, इकोनॉमी है, इनोवेशन है, उस पर सरकार इन्वेस्ट करेगी। इसके अलावा एनर्जी सप्लाईज हो गया, एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगी और जो इनोवेशन है उसको ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो बेसिकली जो मैं अब आपको यहां से बताऊंगा उसमें ये सारी चीजें कवर होने वाली हैं कि सरकार इन एरियाज में क्या करेगी। तो देखिए सबसे पहले यहां पर एग्रीकल्चर ग्रोथ में सरकार क्या करने वाली है, रूरल प्रॉस्पेरिटी के लिए क्या करने वाली है। तो यहां पर उनके द्वारा कई सारे चीजों के बारे में बताया गया। सबसे पहला यहां पर जो योजना स्टार्ट की जा रही है वो है प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। बेसिकली इसके अंदर क्या होगा कि जो एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है वो डेवलप किए जाएंगे। 100 डिस्ट्रिक्ट, देश के अंदर लगभग 100 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर 1.7 करोड़ फार्मर्स को हेल्प किया जाएगा। तो 100 डिस्ट्रिक्ट्स को इसका फायदा मिलने वाला है। साथ ही साथ यहां पर कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए सरकार 5 ईयर का जो मिशन है वो स्टार्ट कर रही है, जिसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, कॉटन में एक तरह से बढ़ावा किया जाएगा। इसके अलावा आपको पता होगा बिहार में मखाना आई एम श्योर आप सब में से कई लोगों ने खाया होगा, सफेद रंग का होता है, काफी लाइट होता है, काफी पौष्टिक भी होता है, न्यूट्रिशियस होता है। तो यहां पर मखाना को बढ़ाने के लिए बिहार में, और बिहार में काफी प्रोडक्शन होता है इसका, तो इसके लिए प्रोडक्शन प्रोसेसिंग उसको फर्दर इंप्रूव की जाएगी। फिर इसके अलावा यहां पर किसान क्रेडिट कार्ड, आपको पता होगा सरकार पिछले कई वर्षों से इसको चला रही है, जिसमें जो किसान है वो शॉर्ट टर्म लोन, ध्यान रखिएगा ये शॉर्ट टर्म लोन के लिए होता है, वो अपने किसान क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। तो यहां पर इसको फर्दर बढ़ाकर 7.7 करोड़ फार्मर्स तक पहुंचाया जाएगा, जिसमें फिशरमैन, डेयरी फार्मर्स ये सब आएंगे। और जो लोन का अमाउंट है इसको बढ़ाकर
5 लाख रुपए कर दिया जाएगा। फिर इसके अलावा एग्रीकल्चर में एक और चीज बोला गया है कि जो हाई यील्डिंग सीड्स होता है वो भी यहां पर फर्दर फोकस किया जा रहा है। हाई यील्ड जो सीड्स हैं उसको ज्यादा प्रमोट करेगी सरकार, ताकि किसानों का जो उत्पादन है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। नेक्स्ट अब हम आते हैं पल्सेस के ऊपर कि सरकार यहां पर जो पल्सेस हैं अलग अलग, जैसे तूर हो गया, उड़द हो गया, मसूर हो गया, इन सब के ऊपर सरकार का बहुत स्पेशल फोकस होने वाला है। 6 साल का ये पूरा मिशन चलाया जाएगा ताकि हम आत्मनिर्भर बन सके, हमें बाहर से पल्सेस मंगाना ना पड़े। वैसे मैं आपको बता दूं, दुनिया में सबसे ज्यादा पल्सेस का प्रोडक्शन और कंजम्पशन वो भारत में ही होता है, लेकिन कंजम्पशन इतना ज्यादा होता है जिसकी वजह से हमें इंपोर्ट कराना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा डॉलर्स वगैरह जाता है। तो इसको लेकर यहां पर सरकार का कहना है कि जो कमर्शियल अवेलेबिलिटी है रिजिलिएंट सीड्स का, बेटर क्वालिटी की जो पल्सेस सीड्स होते हैं वो प्रोवाइड करेगी सरकार, प्रोटीन कंटेंट उसको एनहांस करेगी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगी, पोस्ट हार्वेस्ट जो स्टोरेज है पल्सेस का वो बढ़ाया जाएगा। फिर इसके अलावा यहां पर एक और सरकार ने बोला, निर्मला सीतारमण जी ने, कि जो इंडिया पोस्ट है, जो हमारा डाकखाने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे रूरल इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि यहां पर जो इंस्टीट्यूशनल अकाउंट सर्विसेज हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कैश आउट, ये सारी चीजें और फर्दर एनहांस की जाएगी। जो क्रेडिट सर्विसेज होता है माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, छोटे छोटे जो बिजनेसेस होते हैं वहां पर और कैसे उनको और क्रेडिट दिया जाए। इसके अलावा इंश्योरेंस, असिस्टेड डिजिटल सर्विसेज, ये सब कुछ यहां पर इंडिया पोस्ट के माध्यम से और ज्यादा किया जाएगा। तो ये हो गया एग्रीकल्चर का बात। नेक्स्ट आते हैं हम एमएसएमईज, दैट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, और साथ ही साथ मेक इन इंडिया कैसे हो सकता है। देखिए यहां पर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है, जैसे कि आपने सुना होगा फार्मर्स के लिए किसान क्रेडिट कार्ड लाया गया, उसी प्रकार से जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनको भी क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। यहां पर मकसद यही है कि जो कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट 5 लाख रुपए की होगी फॉर माइक्रो एंटरप्राइज, मतलब अगर जितने भी माइक्रो एंटरप्राइज उद्यम पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर किए हुए हैं उनको ये 5 लाख लिमिट तक की क्रेडिट कार्ड दी जाएगी, और पहले साल में 10 लाख ऐसे क्रेडिट कार्ड इशू किए जाएंगे। तो ये इसीलिए किया जा रहा है कि जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं उनको कोई भी तुरंत क्रेडिट की आवश्यकता होती है तो वो हाई इंटरेस्ट पर कहीं और ना जाएं, वो इसी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैसे ले सकें और उसको रिटर्न कर सकें। फिर नेक्स्ट यहां पर बोला गया है कि जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे महिलाएं हैं, शेड्यूल कास्ट हैं या फिर शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इन तीनों कैटेगरीज के लिए जो 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स होंगे उनको सरकार 2 करोड़ तक का लोन देगी, 2 करोड़ तक का लोन देगी अगले 5 साल के लिए। तो यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ताकि और ज्यादा भागीदारी हो। फिर इसके अलावा यहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग मिशंस हैं, ताकि जैसे मान लो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, इसके अलावा फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स हो गया, ताकि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग जो है और ज्यादा बढ़े, उसको लेकर सरकार फोकस करने वाली है। इसके साथ साथ जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स होते हैं, जैसे मान लो फुटवेयर इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है, तो वहां पर सरकार का कहना है कि एम्प्लॉयमेंट और जनरेट किया जाएगा, सरकार और फोकस करेगी, 12 लाख लोगों को और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसके अलावा हमारे देश में जो खिलौनों का वाला सेक्टर है, टॉय सेक्टर जिसको कहते हैं, जिसमें चाइना ने पूरी बाजी मार रखी है, चाइना से सस्ते सस्ते खिलौने आते हैं और वही बाजार में बिकते हैं, तो इसको मेड इन इंडिया और ज्यादा, मतलब हमारा जो ब्रांड है उसके अंडर में लाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए भी बोला गया, स्पेशली बिहार के अंदर जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी है उसको सेटअप किया जाएगा। अब देखिए यहां पर एक और जो इंटरेस्टिंग चीज हुआ है एमएसएमई के अंदर, वो है उसका डेफिनेशन, मतलब हम कौन से इंडस्ट्रीज को माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज कहेंगे, कौन से को कहेंगे। मतलब अगर मान लो किसी ने 50 करोड़ इन्वेस्ट कर रखे हैं, क्या उसको भी मीडियम एंटरप्राइज कहेंगे? नहीं। यहां पर अगर आप देखोगे तो उसको डेफिनेशन दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम इन्वेस्टमेंट के टर्म में देखें तो अभी तक क्या था कि अगर कोई 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता था उसको माइक्रो एंटरप्राइज कहा जाता था, अगर कोई 10 करोड़ तक इन्वेस्ट करता था तो उसको स्मॉल एंटरप्राइज कहा जाता था, और 50 करोड़ तक करता था तो मीडियम एंटरप्राइज। अब इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ा दी गई है। अब यहां पर जो 2.5 करोड़ तक इन्वेस्ट करता है किसी फैक्ट्री को सेटअप करने में तो उसको माइक्रो एंटरप्राइज कहेंगे, कोई 25 करोड़ तक इन्वेस्ट करता है तो इसको स्मॉल एंटरप्राइज कहेंगे, और जो 125 करोड़ तक इन्वेस्ट करता है तो उसको मीडियम एंटरप्राइज कहेंगे। फिर इसके अलावा अगर हम टर्नओवर के बेसिस में देखें, क्योंकि टर्नओवर तो बहुत ज्यादा हो सकता है ना, राइट, तो यहां पर अगर जो 10 करोड़ तक का टर्नओवर कर रहा है उसको भी माइक्रो बोला जाएगा, जो 100 करोड़ तक का टर्नओवर कर रहा है उसको स्मॉल, और जो 500 करोड़ तक का टर्नओवर कर रहा है उसको मीडियम एंटरप्राइज कहा जाएगा, और उसके ऊपर जितने होंगे वो लार्ज एंटरप्राइज पाएंगे। ये डेफिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अक्सर सरकार एमएसएमईज के लिए कई बेनिफिट्स लाती है, तो वो बेनिफिट्स कौन से इंडस्ट्री को मिले, तो अब ये एनहांस करने से क्या होगा, बहुत सारे और इंडस्ट्रीज होंगे जो इस कैटेगरी में आ जाएंगे और उनको काफी सारा बेनिफिट्स होगा। फिर नेक्स्ट हम आते हैं यहां पर कि सरकार
यहां पर लोगों के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर और इनोवेशन, इस पर किस प्रकार से इन्वेस्ट कर रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सरकार यहां पर आईआईटीज जो हैं उसका फर्दर एक्सपेंशन किया जाएगा, देश में और ज्यादा आईआईटीज खोले जाएंगे। डे केयर कैंसर सेंटर हो गया, सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में वहां पर लाया जाएगा। मतलब लोगों को कैसे मदद हो, यह सरकार इसमें बता रही है। फर्दर आप देख सकते हो यहां पर भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, इसके अंदर क्या है, जो इंडियन लैंग्वेजेस वाले जो बुक्स हैं फॉर स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन, उसको डिजिटल फॉर्मेट में दिया जाएगा। 5 नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग ये सेटअप किया जाएगा ग्लोबल एक्सपर्टाइज के साथ मिलकर। इसके अलावा आपने अटल टिंकरिंग लैब के बारे में सुना होगा, राइट। तो यहां पर 50,000 जो लैब्स हैं वो और अगले 5 साल तक सेटअप किए जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में। इसके अलावा यहां पर जो सेंटर ऑफ स्किल्स एक्सीलेंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आपने देखा होगा कल मैंने इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो बनाया था, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर काफी चीजें बोली गई हैं कि ये इससे बेनिफिट्स भी हो सकता है अगर हम इसके ऊपर फोकस करें, और अगर हम फोकस नहीं करेंगे तो इससे बहुत बड़ा क्राइसिस आ सकता है देश के अंदर। तो यहां पर सरकार 500 करोड़ रुपए एलोकेट की है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो एक सेंटर है वो आपका ओपन किया जाएगा। फिर देखिए यहां पर ब्रॉडबैंड को लेकर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया गया है कि रूरल एरियाज में जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं और जितने भी गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स हैं वहां पर ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी दी जाएगी। मैं आपको बता दूं हमारे देश में सिर्फ 50% ही ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर इंटरनेट अभी भी कनेक्टेड है। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, तो उनको इंटरनेट से कनेक्ट किया जा रहा है, ब्रॉडबैंड की स्पीड दी जाएगी। इसके अलावा मेडिकल एजुकेशन के अंदर 10,000 और सीट्स यहां पर लाए जाएंगे और साथ ही साथ 75,000 सीट्स अगले 5 साल तक लाने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट अब हम आते हैं कि और क्या क्या स्कीम्स और चीजें लाई गई हैं। देखिए एक तो क्या है कि राज्यों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के सपोर्ट के लिए सरकार जितने भी राज्य हमारे देश में, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स हैं, उनको 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देगी, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है, तो ये राज्यों में और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े इसके लिए सरकार करेगी। इसके अलावा जल जीवन मिशन में अगेन इसको 100% कवरेज आए जल जीवन मिशन में, ये पूरा स्कीम 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। पावर सेक्टर रिफॉर्म से हम देखिए यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि हमारे देश में अभी भी कई ऐसे जगह हैं जहां पर बिजली अच्छे से नहीं आ पाती है, तो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स लाने की काफी जरूरत है। जो डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स होता है, जो बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वो सही से हो सके, इसके लिए पैसे की आवश्यकता है। तो सरकार का यह कहना है कि आपके राज्य की जितनी जीडीपी है, उस स्टेट की जितनी जीडीपी है, उसका 0.5% एडिशनल आप बोरोइंग कर सकते हो ताकि पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स लाया जा सके। इसके साथ साथ यहां पर एसेट मोनेटाइजेशन प्लान, बेसिकली 2025 से लेकर 2030 के बीच में सरकार 10 लाख करोड़ रुपए और जुटाएगी। एसेट मोनेटाइजेशन मतलब सरकार के पास पहले से जितने एसेट्स पड़े हैं उसको लीज पर देके उससे पैसा कलेक्ट करेगी और अल्टीमेटली वो पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर पर लगाएगी और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर लगाएगी। इसके साथ साथ अर्बन चैलेंज फंड लेकर सरकार आई है। 1 लाख करोड़ रुपए जो है हमारे देश के शहरों के लिए खर्च किए जाएंगे। उसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, वाटर के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए, डेवलपमेंट ऑफ सिटीज के लिए, ये सारी चीजों पर खर्चा होगा। नेक्स्ट अगर हम मैरीटाइम डेवलपमेंट की बात करें तो 25,000 करोड़ रुपए लॉन्ग टर्म सरकार फाइनेंसिंग करेगी, जिसमें 49% कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होगा। इसके अलावा हमारे देश में न्यूक्लियर एनर्जी को और बढ़ावा दिया जाएगा। अगर आपने देखा हो, आपको याद हो, तो अमेरिका के साथ हमारा एक बड़ा कोलैबोरेशन होने जा रहा है, क्योंकि हुआ क्या था कि अभी तक अमेरिका ने कुछ चीजों पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखा था। हमारे कई कंपनीज हैं उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाया हुआ था, जिसकी वजह से हमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड वो नहीं मिल पा रही थी। भले ही मनमोहन सिंह जी के समय यहां पर एक न्यूक्लियर डील साइन हुआ था अमेरिका के साथ, लेकिन क्या है कि उसमें कुछ कंडीशंस थे। जैसे भारत ने कंडीशन लगा दिया था कि अगर कोई भी हादसा होता है, डिजास्टर होता है न्यूक्लियर से रिलेटेड, तो उसकी जो जिम्मेदारी है, जो कंपनी वो बनाकर दे रही है, जैसे अमेरिका वो प्रोवाइड कर रहा है, तो उनकी वो लायबिलिटी होगी। लेकिन अमेरिका कह रहा था कि नहीं, हमारी लायबिलिटी नहीं होगी। लेकिन ये कंडीशन अब अमेरिका ने हटा दिया है। अमेरिका ने कहा है कि चलो ठीक है, वो लायबिलिटी अगर हमारे ऊपर आनी है तो आएगी। तो इसको लेकर अब बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है। इसके अलावा यहां पर उड़ान स्कीम आपने देखा होगा, रीजनल कनेक्टिविटी, छोटे छोटे जो एयरपोर्ट्स हैं नए छोटे छोटे शहरों में वो खोले जा रहे हैं। तो अब देखिए एक बड़ा अनाउंसमेंट ये हुआ है कि 120 नए डेस्टिनेशंस को कनेक्ट किया जाएगा
4 करोड़ पैसेंजर्स को और फायदा मिलेगा अगले 10 सालों में। तो उड़ान स्कीम को लेकर एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि और नए एयरपोर्ट्स लाए जाएंगे और 120 नए डेस्टिनेशंस को कनेक्ट करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट कदम है ये। फिर इसके अलावा बिहार के लिए स्पेसिफिकली मेंशन किया गया था निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जिसमें बोला गया कि बिहार में स्पेसिफिकली ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हो गया, फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया, वहां का जो वेस्टर्न कोशी कनाल है उसके प्रोजेक्ट के लिए यह स्पेसिफिक अनाउंसमेंट किया गया था। इसके अलावा यहां पर और भी इसी तरह की चीजें हैं, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग जो चीज है जो आपको पता होना चाहिए वो है आपका टूरिज्म को लेकर। मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ने यह कहा है कि टूरिज्म लेड ग्रोथ हमारे देश में हो, मतलब उसमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सके, ऐसा हम टूरिज्म देश के अंदर लाना चाहते हैं। और देखिए इसको लेकर जो सबसे पहला अनाउंसमेंट किया गया है वो ये है दैट टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स ये डेवलप किया जाएगा इन पार्टनरशिप विद स्टेट्स। मतलब अलग अलग राज्यों में उनके साथ पार्टनरशिप के साथ मिलकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन को और डेवलप करेगी। फिर इसके अलावा यहां पर जो ई वीजा फैसिलिटीज हैं वो स्ट्रीमलाइन किया जाएगा ताकि और टूरिस्ट इन जगहों पर आ सके, बाहर से भी आ सके। इसके अलावा इंटेंसिव स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाएगा यूथ के लिए, ताकि उन जगहों पर वो जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो यूथ को फायदा मिल सके, उनको नौकरी मिल सके। इसके साथ साथ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स जो है, जैसे देखिए क्या है ना कि आपने देखा होगा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम कंपनीज के लिए लाया गया था, मोबाइल सेक्टर बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, इस तरह वो राज्यों को भी इस तरह की चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। मुद्रा लोन दिया जाएगा होम स्टेज के लिए, मतलब जहां जहां पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, आपने देखा होगा आजकल काफी चलन हो गया है होम स्टेज का। मतलब लोग अपने घर में ही एक छोटा, मतलब अपना एक सेपरेट कमरा जो है टूरिस्ट के लिए ओपन कर देते हैं ताकि उनको फायदा मिले, घर का ही खाना मिले। तो उसको डेवलप करने के लिए मुद्रा लोन उनको दिया जाएगा। इसके अलावा ईज ऑफ ट्रैवल, कनेक्टिविटी, ये सब टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ कनेक्ट की जाएगी। नेक्स्ट यहां पर मैं आपको बता दूं पीएम रिसर्च फेलोशिप, मतलब ये अभी भी हम उसी की बात कर रहे हैं जहां पर लोग हो गए, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, उनको कैसे फायदा होगा। तो देखिए यहां पर पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 फेलोशिप फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इन आईआईटीज एंड आईआईएससी ये आपका प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा यहां पर जो जीन बैंक है, सेकंड जीन बैंक, ये आपका ओपन किया जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि अलग अलग प्रकार के जो क्रॉप्स हैं उसको स्टोर किया जाता है। 10 लाख जर्म प्लाज्म जो है वो आपका स्टोर किया जाएगा ताकि फ्यूचर में जो हमारी फूड की आवश्यकता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी है, वो एनहांस हो सके। इसके अलावा ज्ञान भारतम मिशन, इसके तहत जो पहले के बहुत हजारों सालों पुराने मनुस्क्रिप्ट्स का जो हेरिटेज वगैरह हो गया वो आपका स्टोर करके रखा जाएगा, डिजिटाइजेशन भी किया जाएगा उसका। इसके अलावा यहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन पर सरकार फोकस करेगी। 20,000 करोड़ रुपए स्पेसिफिकली यहां पर लाया जाएगा, सरकार की तरफ से इन्वेस्ट किया जाएगा ताकि प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है हमारे देश में, जो कि देखो बहुत कमी है, R&D अभी भी हमारे देश में उतना नहीं हो पाता। नेक्स्ट यहां पर जियो स्पेशल मिशन, कहने का मतलब यह है कि जैसे हमारे देश में जहां जहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, रेलवे लाइन हो गया, सड़क हो गया, फ्लाईओवर्स हो गया, तो उसको यहां पर जो जियो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेटा है, उससे कनेक्ट किया जाएगा। मतलब कि उसका जो टैगिंग होता है ना कि यहां पर ये स्पेसिफिक जगह पर है, लोकेशन पर है, तो उससे कई सारे इससे फायदे हो सकते हैं। तो यहां पर ये लाया जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सपोर्ट्स की, तो सरकार एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए क्या क्या कर रही है। देखिए सबसे पहला तो यहां पर यह है कि इजी एक्सेस टू एक्सपोर्ट क्रेडिट, मतलब कि जो भी कंपनी एक्सपोर्ट करना चाहती है उनको आसानी से क्रेडिट मिल सके, लोन मिल सके, यह सरकार कर रही है। क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सपोर्ट मिलेगा, एमएसएमईज को सपोर्ट किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा वो एक्सपोर्ट कर सकें। इसके अलावा यहां पर एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा और इसका नाम क्या है ध्यान में रखिएगा, भारत ट्रेड नेट। अब इसमें क्या है कि अगर किसी को भी कोई भी अपना डॉक्यूमेंटेशन अप्रूव कराना है, फाइनेंस से रिलेटेड कोई सोल्यूशन चाहिए, तो वो इस भारत ट्रेड नेट के माध्यम से कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहां पर जो वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज हैं एयर कार्गो के लिए, मान लो कोई भी सामान बाहर से आ रहा है या फिर जा रहा है, अगर हमें भेजना है बाहर, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वेयर हाउसिंग होना चाहिए, तो वो यहां पर सरकार लाने वाली है। नेक्स्ट अब हम आते हैं यहां पर फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट में सरकार क्या कर रही है, फाइनेंस के सेक्टर में क्या रिफॉर्म ला रहा है। देखिए सबसे पहला यहां पर ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, बेसिकली एक फ्रेमवर्क लाया जा रहा है ताकि जो क्रेडिट नीड्स है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, हमारे गांव-गांव में जगह जगह अगर आप देखोगे पूरे देश भर में सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो फैले हुए हैं, अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, रूरल एरियाज में काफी उनका योगदान होता है, तो उनके लिए क्रेडिट स्कोर लाया जा रहा है ताकि जो फाइनेंसिंग वगैरह से रिलेटेड नीड्स हैं उनकी वो पूरी हो सके। इसके अलावा यहां पर पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट फैसिलिटी, ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर लाया जाएगा। बेसिकली आपने देखा होगा कोई भी जो कंपनी वगैरह होती है उनको बॉन्ड जारी करती है, वो जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, उनको अगर पैसे कलेक्ट करने हैं, ठीक है,
तो वो बॉन्ड्स जारी करते हैं ताकि वो उधार ले सकें। तो यहां पर और भी छोटे छोटे बहुत सारे हमारे देश में जो और इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए स्पेसिफिक एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए। इसके साथ साथ यहां पर जो रिवैम्प्ड सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री है वो भी रोल आउट की जाएगी 2025 तक, मतलब नो योर कस्टमर होता है ना, वो वाली चीजें लाई जाएंगी। इसके साथ साथ रैशनलाइजेशन लाया जाएगा आपका स्पीडी अप्रूवल में, मतलब कंपनी का कोई मर्जर करना है, इस तरह की जो चीजें हो गई तो उसमें जल्दी से जल्दी चीजें हो सके। एक प्रकार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसी चीजें लाई जा रही हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट कदम लिया गया है जिसका एक बड़ा इंपैक्ट होगा, वो है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। फाइनली मैं आपको बता दूं, एफडीआई लिमिट इंश्योरेंस सेक्टर में 75% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है। लंबे समय से इसकी मांग हो रही थी, सरकार ने फाइनली इसको अप्रूव कर दिया। तो ये सब तो हमने रिफॉर्म्स की बात कर ली, स्कीम्स की बात कर ली। अब हम आते हैं टैक्स को लेकर। देखिए यहां पर सरकार एक बड़ा कदम लेने वाली है और वो होगा आपका अगले हफ्ते। निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया है कि अगले हफ्ते सरकार नया टैक्स बिल लेकर आएगी। आपको पता होगा अभी जो इनकम टैक्स एक्ट है वो 1961 का चलते आ रहा है, मतलब 6 दशक पुराना, अभी भी हम उसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो उसमें बदलाव करने की बहुत जरूरत है। लेकिन देखिए वो अभी बजट में अनाउंस नहीं किया गया है, उसके लिए एक अलग कमिटी बनी थी और उन्होंने रिपोर्ट वगैरह सबमिट किया। तो फाइनली सरकार बजट सेशन के दौरान बिल लेकर आएगी टैक्स रिफॉर्म से लेकर। तो यहां पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेस होंगे, तो बेसिकली निर्मला सीतारमण जी का यह कहना था कि अभी भी अगर आप देखोगे हमारे देश में लोग जब खुद से टैक्स पे करते हैं तो उनको बहुत सारे इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, समझ नहीं आता कितना टैक्स हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस किए जा रहे हैं, उसको आसान बनाया जा रहा है ताकि आम नागरिक भी खुद से यहां पर अच्छे तरीके से टैक्स अपना भर सके। और इसके अलावा यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, वो है आपका जन विश्वास बिल 2.0। आपने देखा होगा पिछले साल अमित शाह जी की जो मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री, उन्होंने जो 3 क्रिमिनल कानून थे उसको बदल दिया था, न्याय संहिता और ये सब जितने भी आए थे 3 क्रिमिनल जो कानून थे तो अब इसमें क्या है कि सेम टैक्स रिलेटेड जो कानून है जिसमें आपको जेल भेजा जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो सरकार एक जन विश्वास बिल 2.0 लेकर आ रही है जहां पर 100 जो प्रोविजन हैं वेरियस लॉ से रिलेटेड उसको डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा। मतलब आपके ऊपर क्रिमिनल कंप्लेंट रजिस्टर नहीं होगा, आप आसानी से यहां पर अगर कोई फाइन वगैरह लग रहा है तो वो कर सको, मतलब आपको जेल भेजने के बजाय आप फाइन देकर अपने आप को छुटा सकें। तो ये सब कुछ चेंजेस हो रहा है। देखिए यहां पर मैं टैक्स रिफॉर्म पर आता हूं। सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल, मतलब निर्मला सीतारमण जी ने क्या प्रपोजल रखा है इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर, जैसे जीएसटी वगैरह हो गया, राइट, इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो यहां पर क्या है, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी। अब देखो जीएसटी में तो कोई बदलाव नहीं कर सकती सरकार डायरेक्टली, क्योंकि उसके लिए जीएसटी काउंसिल है, जो मीटिंग होती है ना जीएसटी काउंसिल, उसमें यहां पर होता है। लेकिन इसके अलावा भी और भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जैसे कस्टम टैरिफ हो गया। तो यहां पर सरकार ने कुछ रैशनलाइजेशन किया है, जैसे कि लगभग 7 टैरिफ जो रेट्स हैं उसको रिमूव कर दिया, अलग अलग प्रकार के टैरिफ रेट्स होते थे उसको हटा दिया है। इसके अलावा यहां पर बोला गया है कि जो सरचार्ज होता है और जो सेस होता है वो एक से ज्यादा नहीं होगा। कई बार आपने देखा होगा एजुकेशन सेस, हेल्थ सेस, इस तरह की चीजें सरकार लेकर आती है और उसका जो पूरा पैसा है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो यहां पर सरकार सिर्फ एक सिंगल सेस ही रखेगी, ऐसा निर्मला सीतारमण जी का कहना था। इसके साथ साथ अप्लाई इक्विवेलेंट सेस टू मेंटेन इफेक्टिव ड्यूटी, मतलब ज्यादातर आइटम में जो है इक्विवेलेंट सेस जो है लगाया जाएगा ताकि उसमें भी आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। अब देखिए कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए प्रपोजल रखा गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर मेक इन इंडिया और बढ़ाने के लिए, मान लो जैसे टीवी है, टीवी अभी भी बहुत सारा इंपोर्ट हो रहा है। अब टीवी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, वो होता है ओपन सेल, जिससे आपका एलईडी हो गया, एलसीडी टीवी हो गया, तो उसमें सरकार एग्जेम्प्ट करने वाली है जो कस्टम ड्यूटी वगैरह होता है, ताकि हमारे देश में ही ज्यादा से ज्यादा टीवी बने। इसके अलावा जो टेक्सटाइल्स हैं उनके लिए जो लूम्स वगैरह हैं उसमें कस्टम ड्यूटी एक प्रकार से एग्जेम्प्ट होगा। लिथियम आयन बैटरी वगैरह हो गया मोबाइल फोन्स वगैरह के लिए। इसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए सरकार ड्यूटी फ्री इनपुट्स लाएगी फॉर हैंडीक्राफ्ट एंड लेदर सेक्टर, मतलब जो लेदर सेक्टर और जो हैंडीक्राफ्ट हैं वो बिना किसी कस्टम ड्यूटी के भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे, मतलब इनका सामान सस्ता होगा और ज्यादा से ज्यादा दुनिया भर में बिकेगा और इससे हमारे देश को फायदा होगा। तो ये कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस में चेंजेस किए गए। इसके अलावा यहां पर देखिए जैसे मेडिसिन वगैरह हो गया, स्पेशली जो कैंसर से रिलेटेड मेडिसिन होते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स होता है, तो वो अभी भी महंगे हैं, तो उस पर जो सरकार टैक्स लगाती है उसको हटा रही है। जैसे कि 36 लाइफ सेविंग जो ड्रग्स हैं उसको एग्जेम्प्ट किया गया, वहां पर सरकार टैक्स नहीं लगाएगी। 6 मेडिसिन ऐसे हैं जिस पर सिर्फ 5% ड्यूटी ही लगाई जाएगी और 37 मेडिसिन और 13 न्यू पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम उसको भी एग्जेम्प्ट किया गया है लिस्ट के अंदर।
और फाइनली दोस्तों अब हम आते हैं जिसका आप सभी को बहुत लंबे समय से इंतजार होगा, वो है आपका पर्सनल इनकम टैक्स रिफॉर्म। देखिए लेट मी टेल यू, यहां पर सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा सरकार बदलाव करने जा रही है। अभी अगर आप देखोगे ना, जो इनकम टैक्स आप पे करते हो, तो अभी तक क्या था कि 7 लाख तक अगर आपकी इनकम थी, 7 लाख तक अगर आपकी इनकम थी, तो यहां पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता था। लेकिन हाँ, मान लीजिए अगर आपकी इनकम 10 लाख तक है, तो यहां पर आपका जो टैक्स लगता था ना, वो 3 लाख से ही स्टार्ट हो जाता था। कहने का मतलब यह है कि 0 to 3 लाख वाले पर कोई पैसा नहीं लगेगा, 3 से 6 लाख के बीच में 5% टैक्स लगेगा, 6 लाख से 9 लाख के बीच वाला 10%, और जो आखिरी का 1 लाख बचा, मतलब आपकी इनकम 10 लाख है, तो जो आखिरी का 1 लाख है उसके ऊपर 15% टैक्स लगेगा, मतलब 15,000 रुपए। आ रहा है समझ में? इस तरह से टैक्स का कैलकुलेशन होता है। लेकिन अब देखिए सरकार ने क्या किया है, सरकार यह कह रही है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख, और क्या होता है 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, तो यहां पर 12,75,000 अगर आपका इनकम है सालाना, तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, मान लीजिए अगर आपकी इनकम 15 लाख है, अगर आपकी इनकम 20 लाख है, तो उस केस में आपका जो टैक्स है ना, वो ऐसा नहीं है कि 12 लाख तक वाला कोई टैक्स नहीं, उसके बाद ऐसा नहीं होता है। क्या है कि अगर आपकी इनकम 15 लाख है, तो मतलब आप टैक्स वाले स्ट्रक्चर में आ जाओगे, तब आपके ऊपर टैक्स इस तरह से लगना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल नीचे अगर आप देखो, तो 4 लाख से 8 लाख के बीच में आपके ऊपर 5% का टैक्स लगाया जाएगा। मतलब 4 से 8 लाख कितना हो गया? 4 लाख रुपए हो गए। तो 4 लाख के ऊपर 5% मतलब कितना हो गया? 20,000 रुपए। तो इसके ऊपर 20,000 का टैक्स आपको देना है। फिर 8 लाख से 12 लाख तक के बीच वाला 10%, मतलब 4 लाख का 10%, तो इसका मतलब यहां पर आपको 40,000 रुपए टैक्स बनेगा। सेम उसी प्रकार से 12 लाख से 16 लाख तक का आपके ऊपर 15% टैक्स बनेगा। इसका मतलब यह हुआ कि बाकी का जो आपका 3 लाख रुपए है, उसके ऊपर 15%, मतलब 3 लाख का 15% कितना होता है? ये आई थिंक आएगा 45,000 रुपए, राइट। तो अभी सबको जोड़ दो, 45,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000, लगभग 1,05,000 रुपए। हाँ, इसमें भी कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शंस वगैरह हैं, चीजें हैं, तो आपका टैक्स कम हो जाएगा। आप समझ रहे हो, ये बहुत बड़ा चेंज किया गया। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज, अगर आप इसको कंपेयर करो यहां पर पहले वाले टैक्स वाले स्लैब से, तो अगर आप पहले वाला टैक्स स्लैब देखोगे, तो इसमें सबसे हाईएस्ट टैक्स स्लैब 30% का हुआ करता था। वो तब लगता था जो जितनी इनकम आपकी 15 लाख से ऊपर वाली है, ठीक है। तो यहां पर मान लो किसी की इनकम 20 लाख रुपए हुआ करती थी, तो ये जो 15 लाख से 20 लाख वाला ना, ये 5 लाख रुपए, इसके ऊपर आपको 30% टैक्स देना होता था। लेकिन अब क्या है कि यहां पर सरकार ने ये लिमिट 24 लाख कर दी है, 24 लाख। मतलब जिनकी इनकम 24 लाख से ऊपर है, उस पर्टिकुलर इनकम पर, मतलब मान लो 30 लाख अगर आपकी इनकम है सालाना, तो ये जो 6 लाख है ना आपका, ये 6 लाख के ऊपर आपको 30% टैक्स देना है। तो ये चेंजेस हुआ है। फिर 16 से 20 लाख के बीच में 20%, 20 लाख से 24 लाख के बीच में 25%। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज किया गया। अब अल्टीमेटली देखो, इससे है क्या कि यहां पर लोगों के हाथ में ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम आएगी, ज्यादा पैसा बचेगा, ऐसा कहना है। और जाहिर सी बात है कि जब आपके पास ज्यादा पैसा आएगा, तो आप खर्च करोगे, आप कंज्यूम ज्यादा करोगे। और ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना था इस समय, जीडीपी को इस समय कंजम्पशन के बूस्ट की जरूरत है। मतलब जब हम जीडीपी की बात करते हैं ना, दैट इज जीडीपी इक्वल्स टू क्या कहते हैं? C प्लस I प्लस G प्लस NX। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्राइवेट कंजम्पशन होता है, और इसका वेटेज है लगभग 60% हमारे जीडीपी के अंदर। तो यहां पर हमारा प्राइवेट कंजम्पशन जब बढ़ेगा इसकी वजह से, तो अल्टीमेटली जीडीपी हमारी एक बूस्ट मिल सकता है उसको। अब देखना होगा वो बूस्ट कितना होता है, कितना सक्सेसफुली ये हो पाता है। लेकिन डेफिनेटली यहां पर जो मांग आ रही थी मिडिल क्लास को लेकर, आपका बाकी क्या सोचना है? क्या ये आपके लिए रिलीफ की बात है, नहीं है? आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैंने भी 2-3 वीडियो बनाए थे अभी जस्ट 2-3 दिन पहले इसको लेकर कि मिडिल क्लास के लिए क्या प्रॉब्लम आ रही है इस समय, क्या चीजें हैं। लेकिन फाइनली सरकार ने एक बड़ा जंप दिया है। कई लोग सोच रहे थे कि ये जो एग्जम्पशन लिमिट है वो 7 लाख से बढ़ाकर सरकार हो सकता है 9 लाख कर देगी, मैक्सिमम 10 लाख कर देगी। 12 लाख शायद किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन एक बड़ा जंप आया है। फिर इसके अलावा यहां पर कुछ और चेंजेस हुए हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन्स को कुछ बेनिफिट दिया गया। उनका जो टैक्स डिडक्शन लिमिट है उसको 50,000 से बढ़ाकर डबल कर दिया गया है, 1 लाख रुपए। जो एनुअल लिमिट होता है 2.4 लाख का टीडीएस ऑन रेंट, इसको भी बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है। यहां पर जो वॉलंटरी कंप्लायंस वगैरह है, उसमें भी जो टाइम लिमिट है वो बढ़ाई गई है। कंप्लायंस बर्डन वगैरह थोड़ा सा कम किया गया। जैसे कि मान लो कई स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, उनका जो रजिस्ट्रेशन पीरियड था वो 5 साल का था, उसको बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। अब हम आते हैं एक और इंटरेस्टिंग मुद्दे पर, और वो है कि सरकार को कहां से कितना पैसा आता है, कितना परसेंट, और सरकार कहां पर क्या खर्च करती है। अगर हम बात करें कि सरकार को पैसा कितना आता है सबसे ज्यादा, तो देखिए सबसे ज्यादा तो सरकार बोरो करती है, नो डाउट। बोरोइंग हो गया और अदर जो लायबिलिटीज हो गई, तो लगभग 24%, मतलब 1/4 पैसा
सरकार सिर्फ बोरोइंग और अदर लायबिलिटीज के माध्यम से लेती है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें, सबसे ज्यादा पैसा सरकार को इनकम टैक्स के माध्यम से आता है 22%, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका जीएसटी और अदर टैक्सेस, तो 18% यहां से आता है। और जो कॉर्पोरेट टैक्स है, जो कंपनीज के ऊपर टैक्स लगता है, वहां से 17% आता है। फिर बाकी की चीजें जैसे नॉन टैक्स रिसीट हो गया, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज हो गया, देन इसके अलावा कस्टम हो गया, नॉन डेट कैपिटल रिसीट, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सरकार का अगर मान लो जितना पैसा आया उसमें से कितना परसेंट कहां खर्च होता है, देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है ना, मैं आपको बताता हूं कैसे। अभी तक क्या होता था कि ज्यादातर पैसा सरकार का इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता था, वो सबसे बड़ा हिस्सा होता था। लेकिन इस बार सबसे बड़ा हिस्सा वो गया है स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस को, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा आता है उसमें से ज्यादा पैसा सरकार किसको देती है, राज्यों को देती है। तो राज्य और यूनियन टेरिटरीज का जो हिस्सा है वो लगभग 22% है इन 100% में से। तो इसके अलावा यहां पर सेकंड नंबर पर इंटरेस्ट पेमेंट है। जाहिर सी बात है, सरकार इतना ज्यादा बोरो करती रहती है, तो उसका 20% हिस्सा जो है इंटरेस्ट पेमेंट में ही चला जाता है। देन नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका 16% पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम। देखो सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या है ना, कि यहां पर 100% फंडिंग ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और इसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। मतलब अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के कई स्कीम्स होते हैं तो उधर तरफ पैसा चला जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर डिफेंस के बजट की, तो डिफेंस 8% हो गया। फाइनेंस कमीशन जो अदर ट्रांसफर की बात करता है 8%। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या है कि ज्यादातर केस में 60% पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 40% राज्य देती है, ठीक है। तो ये आपका सेंट्रल स्कीम में सरकार का, केंद्र सरकार का 8% पैसा जाता है। और सब्सिडीज की अगर हम बात करें तो 6% पैसा चला जाता है। नेक्स्ट जो एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा जो आपके लिए पता होना चाहिए वो ये है, दैट इज रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। घबराइए मत, नहीं पता कोई बात नहीं। बेसिकली यहां पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि आखिरकार जो सरकार को पैसा आता है वो रेवेन्यू रिसीट्स के माध्यम से क्या आता है। अब ये रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है, बेसिकली जैसे टैक्सेस हो गया, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जितनी भी टैक्सेस से रिलेटेड चीजें होती है ना, आपका जीएसटी वगैरह, उससे सरकार को कितना पैसा आता है। तो सरकार ने ये बोला है कि 2025-26 में यहां पर जो पैसा आएगा सरकार को वो होगा 34 लाख करोड़ रुपए। तो दैट इज रेवेन्यू रिसीट्स, ये जितने भी टैक्सेस के माध्यम से पैसा आता है। कैपिटल रिसीट्स का मतलब यह है कि सरकार कितना पैसा बोरो कर रही है। फिर इसके अलावा सरकार ने मान लो कोई सरकारी कंपनी बेची, तो जैसे डिसइन्वेस्टमेंट हम कहते हैं, तो उससे कितना पैसा आया, तो वो सारी चीजें हम कैपिटल रिसीट्स में काउंट करते हैं। तो 2025-26 में सरकार को लगभग 16.4 लाख करोड़ रुपए यहां से आने वाले हैं। मतलब लगभग 51 लाख करोड़ रुपए का कुछ बजट होने वाला है। तो इस बार का जब हम कहते हैं ना बजट कितना है, ये 51 लाख करोड़। फिर इसके अलावा यहां पर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। यहां पर हम इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। बेसिकली जैसे सरकार सड़कों पर, सड़क बनाने में, फ्लाईओवर, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लेट मी टेल यू, सरकार यहां पर जब ज्यादा खर्च करती है ना तो इसका इंपैक्ट ज्यादा होता है, नौकरियां ज्यादा लगती हैं लोगों को, और इसका इकोनॉमी के ऊपर, जीडीपी के ऊपर अच्छा आपको असर देखने को मिलता है। तो 2025-26 में जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 15.5 लाख करोड़ का होगा। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे सरकार सैलरी दे रही है, पेंशन दे रही है डिफेंस वालों को, हमारे आर्मी पर्सनल को, तो उसके ऊपर जितना खर्चा होता है ना, ये सबसे बड़ा खर्चा है। तो यहां पर कोशिश यही होती है इकोनॉमिस्ट की कि इस खर्चे को कैसे थोड़ा कम किया जाए। तो 2025-26 में ये जो खर्चा है ये लगभग 39.4 लाख करोड़ रुपए होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, एक और जो इंपॉर्टेंट फिगर आपको पता होना चाहिए, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। इसकी अक्सर चर्चा होती है क्योंकि जो बाहर के निवेशक है ना, वो फिस्कल डेफिसिट हमारे देश का कितना है उसके ऊपर काफी फोकस करते हैं। और देखिए इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि सरकार इसके ऊपर ध्यान दे रही है। मतलब सरकार कहीं बहुत ज्यादा तो बोरो नहीं कर रही है, क्योंकि देखो फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या, सिंपली कि सरकार का जितना रेवेन्यू है और सरकार का जितना खर्चा है आप उसको माइनस कर दो। मतलब 1200 रुपए हमारा मान लो रेवेन्यू है सरकार का, इसमें सरकार लेकिन खर्चा कर रही है 2000 रुपए, तो मतलब 800 रुपए कहां से आएंगे। तो सरकार को इसमें से बहुत सारा बोरो करना पड़ेगा। मान लो 600 रुपए बोरो कर ली सरकार, 200 रुपए की कंपनी बेच दी अपनी सरकारी कंपनी, और इससे 800 रुपए जुट गए। तो इसकी वजह से हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है। तो यहां पर क्या है ना, हम इसको इन परसेंटेज ऑफ जीडीपी की बात करते हैं। अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर है ना 2024-25 का, जो अभी चल रहा है, 31 मार्च को पूरा होगा, इसमें सरकार ने यह कहा था कि ये 4.9% ऑफ जीडीपी हो सकता है, लेकिन इसको फर्दर अच्छा करके सरकार ने कर दिया है 4.8% ऑफ जीडीपी। मतलब ये 4.8%। लेकिन असली फिगर कौन सा, असली फिगर है ये 2025-26 का। ये जो आप देख रहे हो ना 2025-26 में हमारा फिस्कल डेफिसिट 4.4% ऑफ जीडीपी होगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि मैं आपको बता दूं एक्चुअली
कोविड के पहले तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3% की तरफ जा रहा था, लेकिन कोविड आने की वजह से अचानक से फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, सरकार को ज्यादा बोरो करना पड़ा, 9% तक चला गया था ये, लेकिन अब फाइनली इसको भी रिड्यूस करके 4.4% कर दिया गया है। फिर इसके अलावा यहां पर एक और चीज बताता हूं आपको, दैट इज रिलेटेड टू ट्रांसफर टू स्टेट्स एंड यूटीज, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो राज्यों को पैसा दे रही है, यूनियन टेरिटरीज को जो पैसा दे रही है, उसका टोटल पैसा कितना जा रहा है राज्यों के पास। तो देखिए इसमें लगातार इजाफा हुआ है। जैसे 2021-22 में अगर आप देखोगे तो 17 लाख करोड़ रुपए ही गए थे, और ये धीरे धीरे बढ़ के अभी जो अगला फाइनेंशियल ईयर होगा 2025-26 में, इसमें टोटल 25.6 लाख करोड़ रुपए यहां पर राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को जाएगा। खैर इसके अलावा लास्ट में जाने से पहले अगेन जो मेजर एक्सपेंडिचर होता है ना अलग अलग आइटम्स के ऊपर, जैसे डिफेंस के ऊपर अक्सर लोगों का ध्यान होता है कि कितना खर्चा होगा, ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ रुपए डिफेंस के ऊपर खर्चा होने वाला है, और उसमें सब कुछ आ जाती हैं चीजें, ठीक है। स्पेसिफिक डिफेंस के ऊपर लगभग 4.91 लाख करोड़ रुपए खर्चा होगा। फिर रूरल डेवलपमेंट आप देख सकते हो 2.6 लाख करोड़, होम अफेयर्स पे 2.3 लाख करोड़, एग्रीकल्चर के ऊपर 1.7 लाख करोड़, एजुकेशन 1.28 लाख करोड़, हेल्थ के ऊपर 98,000। कहीं ना कहीं इसमें अभी भी कमी है, एजुकेशन और हेल्थ, इसके ऊपर सरकार और फोकस कर सकती है। इसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट, आईटी, एनर्जी, कॉमर्स इंडस्ट्री, ये सारी चीजें अगर आप चाहो तो यहां पर देख सकते हैं। तो ये पूरा ब्यौरा था दोस्तों पूरे बजट का 2025-26 का। आई होप कि अच्छे से चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा आपको। जाने से पहले हमेशा की तरह आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इसमें से कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? और उसका जो राइट आंसर है दोस्तों मुझे कमेंट्स में तो बताइएगा ही, लेकिन साथ ही साथ इसका जो सही उत्तर है मेरे इंस्टाग्राम पर आपको मिल जाएगा स्टोरीज में। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। और कई सारे जो एमसीक्यूज है वो लगातार मैं इंस्टाग्राम के इस पोस्ट में करता रहता हूं स्टोरीज में वहां पर, और साथ ही साथ पीडीएफ अगर आप चाहिए तो टेलीग्राम पर ये पीडीएफ मिल जाएंगे, अलग अलग सोशल मीडियाज हैं ये। और साथ ही साथ जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं, P2I फाउंडेशन, जिसमें एंड टू एंड पूरी प्रिपरेशन होती है, आपके घर पर बुक्स भी भेजे जाते हैं, और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो पूरा का पूरा फीस भी आपको रिफंड कर दिया जाता है। बस यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।